अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको बच्चे मेरी क्लियर? वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम, बिल्कुल ठीक है। ओके जी बेटा, महबूब यूसुफ बच्चे अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। महबूब यूसुफ बच्चे, आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। जी बेटा बताएं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? जैसे आप मुझे ब्रांचेस बता दें रेडियोलॉजी की। मैम रेडियोलॉजी की दो ही हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। चलें जी, ठीक है, ओके फाइन। जी हसन मुमताज बच्चे अनम्यूट करें। हसन मुमताज। यस मैम। बेटा आप मुझे बताएं डायग्नोस्टिक, आप मुझे बताएं हमने लास्ट टाइम पढ़ा था न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है? मैम न्यूक्लियर मेडिसिन मैम ब्रांच होती है मेडिकल इमेजिंग की मैम। इसमें मैम हम ना मतलब स्मॉल रेडियो एक्टिव मटेरियल को मतलब वेन में या जिस चीज़ को मैम आपने डायग्नोज करना हो उसमें डालेंगे और तो फिर वो उसके थ्रू मैम हम मतलब उसकी मैम मैंने कहा सेवेरिटी और उसके बाद मैम डायग्नोज करेंगे मैम डिजीज को बेटा मुझे ये रेडियो बताइए एक्टिव मेडिसिन में मटेरियल के और थ्रू। जो रेडियोलॉजी की बाकी सारी स्पेशलिटीज है उसमें क्या डिफरेंस है? मैम न्यूक्लियर मेडिसिन मैम एक मतलब इसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं मैम डायग्नोज और ट्रीटमेंट के लिए। दूसरों में मैम हम किसी में एक्सरे यूज करते हैं और मैम और मतलब एमआरआई वगैरह उसमें मैम हम एक्सरेज वगैरह यूज करते हैं। ये मैम डिफरेंस है। अच्छा आपकी आवाज मुझे कुछ क्लियर नहीं आई और आंसर समझ नहीं आया। एनीवेज बिनिश फातिमा बेटा आप इसका आंसर करें। बिनिश फातिमा। मैम इसमें ना मतलब रेडियो एक्टिव में मैम हम न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल करते हैं मैम। जो दूसरी स्पेशलिटीज है उसमें मैम एक्सरेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं मैम। इसको आप इस तरह तो नहीं बताएंगे ना बेटा? जी मैम। इसको क्लियर कट बताए ना। मैम मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन में मैम हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करेंगे मतलब डायग्नोज और ट्रीटमेंट के लिए। और मैम दूसरी स्पेशलिटीज में मैम एक्सरेज यूज करेंगे मैम। मैंने जवेरिया खालिद। जवेरिया खालिद अनम्यूट। जवेरिया खालिद। जवेरिया खालिद बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम मैम। क्या समझ नहीं आ रही है आप लोगों का सेक्शन इतना स्लो, ये वाला सेक्शन इतना स्लो क्यों है? आप लोगों ने गलती से तो नहीं एनरोल कर लिया? रेडियोलॉजी पढ़ना नहीं था और एनरोल हो गया, ऐसा तो नहीं है कुछ? नो मैम, वो मैंने लास्ट लेक्चर नहीं था लिया एक्चुअली में, तो क्या आपने? मैम वो मैं आउट ऑफ सिटी आई हुई हूँ तो इधर इंटरनेट का बहुत इशू था तो इसलिए लेक्चर नहीं ले सकी। बेटा आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर होती है ना, उसका क्या पर्पस होता है? यस मैम, वो इंटरनेट ही नहीं था तो रिकॉर्डिंग्स पे कैसे सुनी थी।
बेटा आप 21st सेंचुरी में रह रही हैं, अब इतना तो आपके पास डाटा होना ही चाहिए। एनीवेज चले, कोई और स्टूडेंट मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करे कि न्यूक्लियर मेडिसिन और जो रेस्ट ऑफ द रेडियोलॉजिकल स्पेशलिटीज हैं उसमें क्या डिफरेंस है। कोई भी वॉलंटियर करे खुद से जल्दी से, शाबाश। मैम न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल इसमें यूज़ होता है, और डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। और जैसे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हम इमेज हमारे लिए बनाना इजी होता है, और फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, जिससे हम आगे ट्रीटमेंट हम जिस तरह एंजियोग्राफी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या एंजियोप्लास्टी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे भी कोई कैंसर का मर्ज हो तो उसके उसके डायग्नोसिस के लिए हम न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी कारआमद साबित होती हैं। नेहा बेटा आपने हैंड रेज किया था, बच्चे आप क्लियर करें इसको। मैम एक्सरेज और सिटी स्कैन में वो एनाटॉमी पे फोकस करते हैं, और जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वो ओवरऑल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग होती है उसको जी। और सेकंड मैम न्यूक्लियर मेडिसिन यही होती है कि आप ओवरऑल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग होती है इमेजिंग, उसके लिए न्यूक्लियर मेडिसिन यूज करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, और दूसरा क्या डिफरेंस था। दूसरा यही कि जो वो सिटी स्कैन्स वो एनाटॉमी पे हमारे कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस पे देख रहा होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को देख रहे होते हैं। एनीवेज अब सुन ले आप लोग, देखिए बेटा आप लोगों को मैंने ये मेरा ख्याल है कोई काफी दफा ये बात रिपीट की थी। अब आप में से किसी ने भी जो है वो इस वक्त, वैसे तो क्लास की स्ट्रेंथ ही बहुत कम है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने रिकॉर्डिंग सुनी है या फिर या लेक्चर क्लियरली नहीं सुना, या मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि बच्चे एक साइड पे लिख लिया करें जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ठीक है। अब फिर से आप सब सुन लें। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेडिसिन में और रेस्ट ऑफ द रेडियोलॉजी में ये डिफरेंस है कि न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर एक तो जैसे नेहा ने बताया है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम सेल की देख रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था इसको हम फिजियोलॉजिकल इमेजिंग मोडालिटी भी कह रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड जो बच्चे मैंने आपको डिफरेंस बताया था वो ये डिफरेंस था कि जो बाकी हमारे पास मोडालिटीज हैं रेडियोलॉजी में, ठीक है, सीटी है, एमआरआई है, मैमोग्राफी है, वो सब में क्या होता है कि रेडिएशन जो हमारे पास आ रही होती है वो मशीन होती है, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ रेडिएशन बाकी जो मोडालिटीज है उनमें क्या है, मशीन है। और जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो हमारे पास कौन है, पेशेंट इटसेल्फ है, ठीक है। हम पेशेंट को रेडियो आइसोटोप्स जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वहां से जो है वो क्या होता है, रेडिएशन पेशेंट की बॉडी के अंदर से एमिट होती है और जो है वो हमारे पास इमेज आता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गए हैं कि बाकी जो स्पेशलिटीज है वो स्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस कर रही होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन स्ट्रक्चर के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द सेल के ऊपर भी फोकस कर रही होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द डिजीज, बायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द सेल के बारे में भी हमें बता रही होती है, ठीक है। और सेकंड जो है वो चेंज क्या आ गया है, सोर्स ऑफ रेडिएशन। अदर मोडालिटीज में सोर्स ऑफ रेडिएशन मशीन है, न्यूक्लियर मेडिसिन में सोर्स ऑफ रेडिएशन हमारे पास पेशेंट इटसेल्फ है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। ओके, so for the today's topic of discussion is the role of diagnostic imaging in rehabilitation and x-rays, ठीक है जी। बेटा जब हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था तब भी मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है स्पेसिफिकली या रेडियोलॉजी है उसका बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको जो है वो क्या बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ रिहैबिलिटेशन में हमें जो है वो ओवरऑल रेडियोलॉजी पढ़ने का आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये भी हम आज डिस्कस करेंगे एंड देन जो है वो अब हमने जितनी भी स्पेशलिटीज पढ़ी थी या मोडालिटीज पढ़ी थी रेडियोलॉजी की उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड हम आज जो है वो एक्सरे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Okay, so the outlines for today's lecture are the role of diagnostic imaging in rehabilitation, introduction to the X-rays, production of X-rays, parts of X-ray machine, uses of X-rays, rules of X-rays, ठीक है जी, क्या rules हैं X-rays के लिए जो हमें फॉलो करने होते हैं, how to read X-ray images, ठीक है जी, जो स्पेसिफिकली आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि X-ray आया है तो उसकी रीडिंग कैसे करनी है उसकी। देन डिफरेंट X-ray views, ठीक है जी, कितने कौन से व्यूज कौन से हम जो है पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि पेशेंट आपके पास कौन सी व्यूज के एक्सरे जो है वो लेके आ सकता है। ओके, so the number one thing is diagnostic imaging for rehabilitation, become familiar with various medical imaging modalities, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा क्या होता है कि जब भी आप जितना भी हम इमेजिंग मोडालिटीज पढ़ रहे हैं, रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसको हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि आपको मेडिकल इमेजिंग मोडेलिटीज के बारे में आप क्या हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि मैमोग्राफी में और सीटी में क्या डिफरेंस है, सीटी और एक्सरे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इससे पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं थी, तो अब ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट इमेजिंग मोडेलिटीज, ठीक है जी। अगेन जब आप फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस जो मोडेलिटी है उसका क्या एडवांटेज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीटी जो है वो क्या करती है, हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज दे देती है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को आपको स्लाइसेस में करके पकड़ा के दे देती है कि ये स्लाइसेस है, और इस हर स्लाइस में आप जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ पे जो कोई जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है वो बॉडी में आई हुई है, ठीक है। इसी तरह से कोई डिसएडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस है, अगर उनका जो है वो बॉडी पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या हो सकता है, वहां पे कैंसरस टिश्यू जो है वो डेवलप हो सकते हैं, जेनेटिक मटीरियल जो सेल का है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अभी पता चल रही है ना जब आप इमेजिंग मोडेलिटीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, बी एबल टू रिकमेंड द करेक्ट मोडेलिटी गिवन अ केस स्टडी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि होता ये है कि कभी कभी जो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, जब वो जाते हैं प्रैक्टिस में तो उनको आइडिया नहीं होता कि पेशेंट को रिकमेंडेशन अपनी मोडेलिटीज की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो पेशेंट को खाम खाई में जो है वो सीटी भी रेफर कर रहे होते हैं, एमआरआई भी रेफर कर रहे होते हैं, इवन एक्सरेज भी जो है वो पेशेंट को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ लेंगे डायग्नोस्टिक इमेजिंग एंड रिहैबिलिटेशन जो है वो रेडियोलॉजी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन से केसेस में क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं जब हमें पेशेंट को कोई डायग्नोस्टिक इमेजिंग मोडेलिटी रेफर करनी चाहिए, और कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिस कंडीशन में हमें पेशेंट को इमेजिंग मोडेलिटी के लिए नहीं रेफर करना चाहिए, ठीक है। देन इंटीग्रेट डायग्नोस्टिक इमेजिंग इंटीग्रेट डायग्नोस्टिक इमेजिंग इंफॉर्मेशन इनटू फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस, ठीक है जी। जैसे ही आप डायग्नोस्टिक इमेजिंग को जो है किस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। आपके पास कोई पेशेंट आया है, आप उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से आपने अपनी असेसमेंट के अंदर कौन सी मोडेलिटी पेशेंट को रेफर करनी है, और उसको किस तरह से आपने फिर पेशेंट को उस मोडेलिटी का जो इमेज आ रहा है हमारे पास, जो उसकी फाइंडिंग्स आ रही हैं, उन फाइंडिंग्स को किस तरह से आपने फिर पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंस है डायग्नोस्टिक इमेजिंग की या रेडियोलॉजी की, किसके अंदर, रिहैबिलिटेशन के अंदर, ठीक है बेटा। अब इसको फर्दर हम बेसिकली दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लिनिकल रीजंस भी हो सकते हैं और रिसर्च रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, हाउ विल इट अफेक्ट द ट्रीटमेंट, ठीक है जी। जब भी आप कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अगर आपने कोई इमेजिंग मोडेलिटी पेशेंट से गलत करवाई हुई है, ठीक है ना, उसको जरूरत जो थी वो एमआरआई की थी और आपने एक्सरे करा लिया, तो क्या होगा, फायदा ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एंकल स्प्रेन का पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, तो हमने अब एंकल स्प्रेन में क्या देखना है, सॉफ्ट टिश्यूज को हमने देखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने पेशेंट को जो है वो कह दिया है कि एक्सरे करवा लिया आपने, ठीक है ना। तो क्या होगा कि पेशेंट का ट्रीटमेंट इफेक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि उसका तो सॉफ्ट टिश्यू रप्चर हुआ हुआ है और आपने उसका सिर्फ एक्सरे कराया, एक्सरे में हमें सॉफ्ट टिश्यू तक क्लियर नजर ही नहीं आया, ठीक हो गया। तो इस वजह से आप जो भी इमेजिंग मोडेलिटीज दे रहे हैं वो आपके पेशेंट को ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो उसका जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। सेकंड, हाउ विल इट इफेक्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है जी। प्रोग्नोसिस क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट का हमारे पास आउटकम आ रहा होता है, ठीक है। अगेन वही बात है, जब आप पेशेंट का डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बनाते तो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। जब ट्रीटमेंट ही प्रॉपर नहीं होता तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट का जो आउटकम आना होता है वो प्रॉपर नहीं आता, ठीक है। तो ये जो है वो हमें, अगर आपने डायग्नोसिस प्रॉपर बनाएंगे उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें इमेजिंग मोडेलिटी से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट अबाउट डायरेक्ट असेस, ठीक है जी। हम डायरेक्ट असेस कर सकते हैं पेशेंट को, या हम डायरेक्टली पेशेंट को रेफर कर सकते हैं किसी भी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी के लिए, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट को यूजुअली ये होता है कि बाकी जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें लगता है कि शायद हम प्रॉपर्ली पेशेंट को असेस नहीं कर सकते, ठीक है, हम पे उनको मेडिकेशन नहीं दे सकते। तो वो क्या करते हैं जी, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि जी पेशेंट को आपने ये जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करना है, ठीक है, शॉर्ट वेव लगा दें, ये कर दें, ये कर दें। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि आप उसको असेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम उसको असेस कर सकते हैं। जब हम न्यू हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करती थी तब भी इसी तरह ही था कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते थे जी, फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हर जिस पेशेंट को कंधे में दर्द है उसको फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता था, हमारे पास पेशेंट आता था, हम उसको असेस करते थे, क्लिनिकल टेस्ट करते थे, जहां पे हमें लगता था कि कोई डिस्लोकेशन है, कोई एक्सरे जो है रिक्वायर्ड है, वहां पे हमको वहां पे रेफर करते थे, फिर एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते थे और फिर फर्दर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते थे, ठीक है। तो आपको जो इमेजिंग मोडेलिटीज हैं वो पेशेंट को डायरेक्ट असेसमेंट में, पेशेंट की जो प्रॉपर मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन होती है उसमें भी हेल्प कर रही होती है, ठीक है। देन नॉट रिस्पॉन्डिंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट आपके पास आया है,
ठीक है जी, आपने जो है वो उसको सारा ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, आपको लग रहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस पेशेंट का जो है वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टांग में दर्द है, वेट बेरिंग नहीं हो रही, तो आपको लग रहा था कि वेट बेरिंग अब आहिस्ता आहिस्ता हो जानी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, पेशेंट आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा, ठीक है। तो अगेन फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट की दोबारा से सारी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, रीवैल्यूएट करते हैं, और अगर हमें फिर भी कहीं डाउट हो तो फिर क्या करते हैं, हम इमेजिंग मोडालिटी से जो है वो हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बता दिया, इमेजिंग मोडालिटीज आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती है, ठीक है, बॉडी का, वो आपको जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी दिखा देती है, वो आपको जो है वो सारी एनाटॉमिकल एनोमलीज के बारे में भी बता देती है, ठीक है। तो कोई चीज पीछे नहीं रह गई जो कि हमें इमेजिंग मोडालिटी डायग्नोसिस में जो है वो हेल्प ना करे। देन पॉसिबल अनडायग्नोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है जी, अगर कोई भी अनडायग्नोज्ड फ्रैक्चर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आता है कि सिंपल जी एंकल स्ट्रेन हुआ है, पाँव थोड़ा सा मुड़ गया था, ठीक है, तो आपको ऐसे लगता है कि लेकिन पेशेंट की स्वेलिंग बहुत है, ठीक है, पेशेंट को वेट बेरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है ना, कोई 1 सेकंड के लिए भी उनसे खड़ा हुआ जा रहा है, तो आपको सस्पेक्टेड है कि हो सकता है कि इस पेशेंट को क्या है, फ्रैक्चर हुआ, ठीक है। अब वहां पे भी कभी कभी होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और डॉक्टर क्या करता है कि वो हेयर लाइन फ्रैक्चर के लिए अगर वो एक्सरे आपको रिकमेंड कर देगा, तो एक्सरे पे हेयर लाइन फ्रैक्चर कभी कभी बहुत ज्यादा जो है वो ब्लर सा एक इमेज आ जाए, ठीक है, उसको फिर फर्दर हम क्या करते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए या उसको मजीद विजुलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सीटी जो है वो पेशेंट को रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की डिजीज जो कि अनडायग्नोज्ड हो, हमें से प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो रही, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इमेजिंग मोडालिटी से हेल्प ले सकते हैं। देन डिजेनरेटिव चेंजेस जैसे कि जॉइंट स्पेस, ठीक है, अब चूंकि बच्चे आप लोग सब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो डेफिनेटली जो भी आपकी फील्ड में पेशेंट आएंगे आपके पास, वो आएंगे ज्यादातर मस्कुलोस्केलेटल से इश्यू से रिलेटेड आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। उसमें हमारे पास क्या होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस के साथ पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, ये सारी चेंजेस हमें कहाँ नजर आती है, एक्सरेज में नजर आती है, ठीक है ना। तो अगेन इमेजिंग मोडालिटी हमें हेल्प कर देती है ये देखने के लिए कि पेशेंट की डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो किस लेवल तक जो है वो क्या हुई है, प्रोनाउंस्ड हुई है। देन असेस स्टेटस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, कोई पेशेंट के अंदर कोई रॉड डली हुई है, आपने उसका स्टेटस देखना है, ठीक है, पेशेंट से वेट बेरिंग नहीं हो रही है, और पेशेंट कह रहे थे 2 साल पहले सर्जरी हुई थी, तब तो बिल्कुल ठीक था, अब एकदम से वेट नहीं चल रहा, ठीक है, तो हमें अगर उसका भी स्टेटस देखना हो तो हम एक्सरे या किसी भी इमेजिंग मोडालिटी से हेल्प ले सकते हैं। देन मेक क्लिनिकल डिसीजन विद सर्जरी वर्सेस नो सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हमें हेल्प कर रही है कि हम जो है वो क्या कर सकें, मेजर सर्जरी से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज की तरफ आ जाए, ठीक है। और इवन बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी भी नहीं रिक्वायर्ड होती, सिंपल फिजियोथेरेपी से ही, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को जो है वो क्या होता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे कुछ आपके पास क्लिनिकल रीजंस हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि अगर हमने जो है वो अपना क्रॉस चेक करना हो पेशेंट की कंडीशन को, ट्रीटमेंट उसको देना हो, ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस देखना हो, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट जो है वो आउटकम ना दे रहा हो, ठीक है, कोई चीज हमसे डायग्नोज नहीं हो रही, ठीक है जी, हमें देखना है कि पेशेंट को जो है वो हमने जो है वो सर्जरी के लिए सर्जरी की तरफ रिकमेंड करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो इन सब चीजों में हमारे पास जो बहुत सारी हेल्प आ रही है उससे आ रही है, रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग से आ रही है, ठीक है। इसीलिए ही हम रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेज जो है उसको बेसिकली बैकबोन ऑफ द मेडिसिन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। बैकबोन इसीलिए ना देखिए क्योंकि उसके बगैर हम जो है वो आगे नहीं चल पा रहे, हमारा डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो सकता जब तक हम प्रॉपर्ली इमेजिंग मोडालिटी से हेल्प ना लें। ओके जी, ध्यान आ जाते बेटा आपके पास रिसर्च रीजन, ठीक है जी। अब रिसर्च रीजन क्या हो सकते हैं जी, इसमें बायोमैकेनिकल स्टडीज, ठीक है, बायोमैकेनिकल स्टडीज है, यानी कि जो मैंने आपको जब न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेडिसिन सेल की फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस, केमिकल कॉम्पोजिशन, मेटाबॉलिक रेट, इन सब चीजों को देख रही होती है, ठीक है। तो अब अगर आपने देखना है कि एक कैंसर टिश्यू है, ठीक है, और एक नॉन कैंसर टिश्यू है, ठीक है, डेफिनेटली जो कैंसर टिश्यू है उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब हुई होगी, ठीक है, और जो एक नॉर्मल टिश्यू है उसमें वो सारी चीजें क्या होंगी, नॉर्मल चल रहे होंगे सारे प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का, वो सारी हमारी बायोमैकेनिकल स्टडीज आ जाती है, ठीक है। तो उसमें हमें कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लियर मेडिसिन हेल्प करेगी। तो न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है, इट इज स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी, ठीक है जी। तो इसी तरह से रेडियोलॉजी हमें रिसर्च में हेल्प कर देती है। देन कोरिलेट क्लिनिकल टेस्ट विद इमेजिंग फाइंडिंग्स, ठीक है जी, क्लिनिकल टेस्ट और इमेजिंग फाइंडिंग दोनों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है और आपको लगता है कि उसको शैटिका है, ठीक है, तो आपने क्या किया, शैटिक नर्व के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट कर दिया, ठीक है, विजिट टेस्ट होता है, शायद आपको आइडिया हो, ठीक है। हमने क्लिनिकल टेस्ट कर लिया, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जो है ना मजीद हम उसको रूल आउट करना चाह रहे हैं क्योंकि पेशेंट एजेंट है, बोन्स उसके ऑस्टियोप्रोटिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसको ट्रैक्शन देने से पहले हम पेशेंट को जो है वो क्या कहते हैं, आप ऐसा करें अपना एक्सरे भी करवा के लें, ठीक है। एक्सरे हुआ है, एक्सरे में पता चले जी पीछे स्टेनोसिस है,
नैरोइंग हुई है, वहां पे नर्व जो है वो इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, हमें दोनों तरह से क्लिनिकल टेस्ट और इमेजिंग मोडालिटी दोनों को हमने कोरिलेट कर लिया और हमारा डायग्नोसिस जो है वो 100%। ठीक है जी। Then look at the reliability and validity of imaging tools। ठीक है जी। अब जिस तरह से हमने जितने भी इमेजिंग टूल्स पढ़े हैं, MRI है, CT है, एक्सरे है, इन सब की अगर आपने वैलिडिटी देखनी हो कि वैलिड है या नहीं है, इनके जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, या पेशेंट के लिए वो कितना रिलायबल है, ठीक है, वो सारा अगर आपने उसको भी स्टडी करना हो, उस पर रिसर्च करनी हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियोलॉजी हमें हेल्प करेगी। ठीक है, जो बेसिकली जो इमेजिंग टूल्स पे काम करना होता है, इनकी वैलिडिटी देखनी होती है। ये बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट तो आप बहुत ज्यादा नहीं करते, कर सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा इतनी रिसर्चेस फिजियोथेरेपिस्ट ने नहीं की हुई है। ज्यादातर जो है ये रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, बट आप इसको कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप बीइंग अ रिहैबिलिटेशन में या फिजियोथेरेपी में जो आपका हमारे पास रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो किस तरह से हेल्प कर रहा है। यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर है? यस जी, मैम। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है बच्चे क्लास में जो कि आज जिनका आज फर्स्ट डे है, जल्दी से हैंड रेज कर दें। ओके फाइन। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे। ठीक है, ये इसको हमने थोड़ा सा जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था हमने तब पढ़ा था। व्हाट इज एन एक्सरे? इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सेम एज द विजिबल लाइट, बट जो इसकी हमारे पास वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। Okay, X-rays are electromagnetic radiation. X-ray machine sends individual X-ray particles through the body. The images are recorded on a computer or film. ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब भी ये बॉडी से या किसी भी मैटर से पास करती हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है या एक डिटेक्टर होता है जिसके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक जो है वो एक्सरे का इमेज जो है वो क्लियर हो जाता है। किसने इसको डिस्कवर किया था जी? हमारे पास विल्हेम कॉर्नार्ड रोंटेंजन ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड in 1895 by the German physicist William Roentgen when using a Crookes tube. He called them X-rays for some unknown reason. ठीक है जी, एक्स रे आपको पता है ना, एक्स जो होता है वो क्या कह रहे होते हैं कि जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वो कोई अननोन एक जो है वो आपके पास आइटम होता है। ठीक है, तो उसने भी जो है वो विदाउट एनी जो है वो कोई अननोन कॉज की वजह से इसका नाम जो है वो एक्सरे जो है वो रख दिया। ठीक है, अब आपको बहुत ज्यादा एक्सरेज की हिस्ट्री में जानने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो दिस जस्ट के एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय होम। ठीक है जी, और सेकेंडली यू शुड नो कि एक्सरेज जो है वो किस टाइप की रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ के साथ होती है और मैंने आपको बताया था कि ये जो है बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशन होती है कि जिस भी मैटर से पास करेंगी उसकी आयनाइजेशन करते हैं। The first X-ray photograph Roentgen's wife Bertha's hand। ठीक है जी, ये पहला उन्होंने जो रेडियोग्राफ लिया था या एक्सरे इमेज आया था हमारा वो इस तरह का था। ठीक है, अब अगर आप बेटा इसको आज के एक्सरे इमेज के साथ क्लियर करें जो है वो कंपेयर करें। ठीक है, आप देखें कोई हमें जो है वो इतना खास पता नहीं चल रहा कि जॉइंट स्पेसिस कम है या ज्यादा है। ठीक है, हमें कोई जो है वो एनाटॉमिकल मार्किंग्स जो है वो पता नहीं चल रही है। ठीक है, ये देखें आप कार्पस बोन्स तो हमें नजर ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो मतलब कितना एक रफ सा इमेज जो है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने जो है वो क्या किया है, इसकी एक्यूरेसी को जो है वो बढ़ा दिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अब आप देखें कि हमें कितना क्लियर इस तरह का जो है वो एक्सरे इमेज जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो गई है। देन स्टैंडर्ड एक्सरे मशीन। ठीक है जी, इस तरह की एक्सरे मशीन होती है, ये आपने शायद देखी हो। ये सबसे पुराना बेसिकली जो है वो यूज हो रही है। इसके अलावा जो अब हमारे पास मोबाइल एक्सरे मशीन भी होती है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो है वो अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट इमरजेंसी में आता है और एक्सरे मशीन जो है वो लेके आते हैं और वहीं से पेशेंट का इमेज ले लेता है। ठीक है, तो जरूरी है कि आपको एक्सरे रूम में जाके ही एक्सरे करवाना पड़े। अगर कोई पेशेंट जो है वो आपके पास आता है इमरजेंसी में होता है, ठीक है, या कोई इस तरह की कंडीशन होता है कि वो आपके पास नहीं आ सकता रेडियोलॉजिस्ट के पास रेडियोलॉजिकल रूम में, तो फिर क्या है, हमारे पास मोबाइल एक्सरे मशीन भी होती हैं जो कि खुद पेशेंट तक जाके उसका इमेज जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेती है। ओके, देन एक्सरे मशीन कंपोनेंट्स। अब आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं मशीन के वो कौन कौन से हैं? ट्यूब हेड, कंट्रोल पैनल, पावर सप्लाई। ठीक है, ये तीन हमारे पास बेसिकली इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ट्यूब हेड में क्या है, वेयर द एक्सरेज आर जनरेटेड। ठीक है जी, ट्यूब हेड से एक्सरेज जनरेट होंगी। कंट्रोल पैनल क्या करेगा, विच रेगुलेट द स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस एंड ट्रिगर द एक्सपोजर। ठीक है जी, जितने भी एक्सरेज की कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होना है वो हमारे पास कंट्रोल पैनल, पैनल कंट्रोल और पैनल नाम से पता चल रहा है कि वो पैनल
जो किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं, एक्सरे की प्रोडक्शन की अमाउंट को। देन पावर सप्लाई विच प्रोवाइड द एनर्जी टू क्रिएट द एक्सरे, ठीक है जी। तो ये तीन बेसिकली कंपोनेंट्स हैं और हर एक का एक डिफरेंट फंक्शन है। ये अभी आप आगे पिक्चर देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। ये अभी मैंने आपको बताया कि पूरी जो है वो हमारे पास ट्यूब होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास एक कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे आपको जो विंडो नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ से ये एक्सरे जनरेट होती है, तो कितनी अमाउंट में होंगी, ठीक है, कितनी रेज निकलेंगे, कितनी अमाउंट में निकलना है, ये इसमें जो है वो देखना होता है, ठीक है। ट्यूब में क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर एनोड और कैथोड जो है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ से एक्सरे जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक पावर सप्लाई लगी हुई है, तो यहाँ से पावर सप्लाई जो है वो अटैच हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हो गए। तो आपको पता चल गया कि हर कंपोनेंट का जो है वो एक सेपरेटली क्या फंक्शन है। ओके, देन स्टेप्स इन एक्सरे मशीन, ठीक है जी बच्चे, पता चल गया एक्सरे मशीन की थ्री कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल है, एनर्जी सोर्स है या पावर सप्लाई है, और जो है वो क्या है, एक एक्सरे ट्यूब है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक्सरेज इस मशीन के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, कुछ छोटे से स्टेप्स में जो है वो इसको कर लेते हैं। फिलामेंट इज हीटेड एंड गिव्स ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। A large electrical charge is placed in the cathode anode spacing, causing the electrons to race towards the anode. When they rush into the anode, it causes X-rays to be given off, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास फिलामेंट लगा हुआ है, वहां से पीछे से पावर सप्लाई ऑन करेंगे, फिलामेंट हीटेड अप होगा, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल के जो है दे विल रश टुवर्ड्स द एनोड एंड, ठीक है जी। एनोड एंड की तरफ जाएंगे, हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रिकल जो है वो चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और वहां से जो है वो फिर हमारे पास एक्स-रेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। इससे आपको पिक्चर से मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। हीटेड फिलामेंट इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है जी। ये हमारे पास फिलामेंट है, ठीक है जी। ये फिलामेंट क्या करेगा, टंगस्टन का फिलामेंट तो होता है यूजुअली, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा, हीटेड अप हो जाएगा जब हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है जी। इमिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये इमिशन होगी और ये जाएंगे टुवर्ड्स कहाँ पे, एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय हाई वोल्टेज, ठीक है जी। एनोड के जो हाई वोल्टेज है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होंगे, ठीक है। X-rays produced when high speed electrons hit the metal target, ठीक है जी। इस मेटल टारगेट के साथ जाके हिट हुए और फिर वहां से क्या हुआ, हमारे पास एक्स-रेज जो यहाँ पे विंडो थी या कंट्रोल पैनल था उससे जनरेट होके हमारे पास जो है वो आ जाएंगी, और जो भी पेशेंट का इमेज था उसको डिटेक्ट करेंगी, और वो फिर इमेज जो है वो आपको फिल्म के ऊपर जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया एक्स-रेज किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा जी, नहीं कंफ्यूजन। Projection plane radiography, X-ray radiography. Radiographs are produced by the transmission of X-rays without added contrast materials such as barium or iodine through a patient to capture device then convert it into an image for diagnosis. ठीक है जी बेटा। अब कंट्रास्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने फ्लोरोस्कोपी पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी रेडियो आइसोटोप, कोई भी डाई या जो है उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर। वो जो डाई इंजेक्ट करते हैं उससे क्या होता है कि वो जो एरिया होता है वो मजीद विजुअलाइज हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास एक क्लियर सा इमेज जो है वो पेशेंट का फिल्म के ऊपर आ जाता है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि रेडियोग्राफ्स में या एक्सरेज में क्या होता है कि हमें सिंपल एक्सरेज जो है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है, और पेशेंट का इमेज हमारे पास फिल्म के ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसमें हमें कोई भी कंट्रास्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बेरियम या आयोडीन या किसी भी और कंट्रास्ट या डाई की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। ये आप देखिए, ये एक्सरे जनरेटर था, यहाँ से एक्सरेज निकली, यहाँ पे पेशेंट था या कोई भी ऑब्जेक्ट था, इसने इसको पास किया, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरे डिटेक्टर था इसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर इमेज आ गई, ठीक है। अगर आपको वो याद हो, जब हमने एक्सरे मशीन पढ़ी थी तभी मैंने आपको ये बताया था कि पेशेंट जो है वो उसके ऊपर हमने एक्सरे मशीन पे लटाया हुआ था, ऊपर से एक्सरे प्रोजेक्टर आ रहा था, ठीक है। एक्सरे प्रोजेक्टर से रेस प्रोड्यूस हो रही थी, वो पेशेंट का जो भी पार्ट था, हैंड था या जो भी पार्ट है उससे क्रॉस करती है, उसके नीचे डिटेक्टर लगा होता है, वो डिटेक्टर जो है वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, और फिर जो है वो इमेज कहाँ आ जाती है, आपके पास फिल्म के ऊपर आ जाती है। ओके बच्चे, तो सो अप टिल नाउ मैंने आपको बताया कि व्हाट आर बेसिकली एक्स-रेज, टू होम इट वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय, एंड देन फिर मैंने आपको बताया कि एक्सरे मशीन जो है उसके हमारे पास क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स, एंड देन फिर हमने जो है वो डिस्कस किया है कि एक्सरे प्रोडक्शन के जो है वो हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और जब एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद हमारे पास इमेज जो है वो किस तरह बनता है, ठीक है। अभी सारे आपसे जो है वो वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपसे डायरेक्टली ही पूछा जाए, ठीक है। एक्सरे इमेज किस तरह बनता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल का क्या फंक्शन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जरूरी है कि आपसे हमेशा जो है वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए, आपसे कभी कभी जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी किया जा सकता है।
ओके बच्चे, देन आ जाता है हमारे पास यूजेस। ठीक है जी, कुछ यूजेस मैंने आपको पहले भी बताए थे, हम इसके यूजेस देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एक्स रेज हैव वाइड रेंज ऑफ यूज लाइक इन मेडिकल फील्ड, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस, सिक्योरिटी पर्पसेस एटसेट्रा। ठीक है जी, जो हमारे मेडिकल फील्ड है उसमें हमने देखा है कि किस तरह से हमें हेल्प करी है डिजीजेस के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस में। ठीक है, जो हम लोगों ने अगर कोई इंडस्ट्रीज में हमने यूज करना हो, कोई हमने मशीन है उसके लिए हमने देखना है कि उसकी जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है या नहीं करती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी जो है वो एक्सरेज जो है वो यूज की जा सकती है। इस तरह से सिक्योरिटी पर्पसेस, जो कुछ सिक्योरिटी के लिए जो है वो डिवाइसेस यूज होती हैं, उस डिवाइसेस में एक्सरेज जो है वो यूज होती है। ठीक है, इस तरह से एक्सरेज यूज इन स्कैनर्स। ठीक है जी, जो डिफरेंट स्कैनर्स होते हैं उसमें भी एक्सरेज यूज हो सकती हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है कि किसी भी अगर हमें क्रिस्टल की स्टडी करनी है तो उस क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि उससे एक्सरेज को पास करते हैं और उसका इमेज जो है वो हमारे पास फिल्म के ऊपर आ जाता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी एंड सीटी स्कैनिंग। ठीक है, सीटी स्कैनिंग में मैंने आपको बताया था, सीटी में भी हमारे पास क्या होता है, एक्सरेज यूज हो रही होती है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में क्या है कि जो भी कोई भी मटेरियल हमने इंडस्ट्री में यूज करना है तो हमने देखना है कि उसकी जो है वो मटेरियल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहां से उस मटेरियल से एक्सरेज पास करते हैं और उसका इमेज बना के उसके ऊपर जो है वो देख लेते हैं। देन एक्सरेज हैज एन इमेंस रोल इन द मेडिकल फील्ड, डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेपी। ठीक है जी, तो ये तो हमने काफी दफा डिस्कस कर लिया है कि जो है वो इसका जो है वो डायग्नोस्टिक भी रोल है और थेरेप्यूटिक भी रोल है। सिस्टम एकदम से बंद हो गया। क्या हुआ? ओके सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया था। ओके ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ द एक्सरे। ठीक है जी, उसमें हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक यूज। एक्सरे इज द मोस्ट प्रेफर्ड टूल फॉर डिटेक्टिंग एनी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, fracture, tumor, degenerations. It is also used to detect other cases like permanent tuberculosis, lung abscess, etc. ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि एक्सरे को जो है वो हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। फ्रैक्चर देख लिया हमने, को डिजेनरेटिव चेंजेस आ रही है बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो हम चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, ठीक है, टीबी में हमें टीबी स्पॉट्स नजर आ जाते हैं एक्सरे के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से कोई एब्सेस है, वहाँ पे कोई फ्लूइड की कम्बिनेशन हुई है, वो हमें नजर आ जाता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सरे जो होता है चेस्ट, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स होती है। देन थेरेप्यूटिक यूजेस। ठीक है जी, जो हम बेसिकली कीमोथेरेपी यूज कर रहे होते हैं पेशेंट के कैंसर सेल्स को किल करने के लिए या मैलिग्नेंट सेल्स को किल करने के लिए, उसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, एक्स रेज और गैमा रेज जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक दोनों जो है वो यूजेस आ गए। Then X-rays are used in medicine for medical analysis. Dentists use them to find complications, cavities and impacted teeth. ठीक है जी, मैंने आपको एक टर्म बताई थी OPG। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया था कि वो एक्सरे जो कि हम दांतों के लिए या गम्स को देखने के लिए कहते हैं, उसको हम कहते हैं OPG. Soft tissues are transparent to the waves, bones and teeth block the rays and show up as white on the black background. ठीक है, अब ये जो है वो आपको शायद आगे जाके क्लियर हो जाता है कि कौन सा जो हमारे पास बॉडी का पार्ट है वो किस तरह से एक्सरे पे नजर आएगा। ठीक है, बोन ने किस तरह से नजर आना है, सॉफ्ट टिश्यू ने किस तरह से नजर आना है, ठीक है, एयर ने किस तरह से नजर आना है, फ्लूइड ने किस तरह से नजर आना है। Below are some X-rays show objects which have been swallowed by people. The examples show an open safety pin and a child's stomach with all the pieces of a magnet toy realigned after he has swallowed them one by one. ठीक है जी, तो अब आप देखेंगे ये क्या हुआ है कि पेशेंट ने जो है वो पेन स्वॉलो हो गई है, उसने कर ली है। ठीक है जी, और एक जो है वो क्या है, कोई एक मैग्नेट टॉय था उसने स्वॉलो कर लिया। तो अक्सर इस तरह होता है कि बच्चा अगर कोई चीज स्वॉलो कर लेता है
तो भी हमें कोई यानी कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो भी एक्सरे के ऊपर आपको इमेज शो कर सकता है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी हाउ टू रीड एन एक्सरे, ठीक है, जो कि बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरे को किस तरह पढ़ना है, ठीक है। बोन्स किस तरह की नजर आएंगी, मसल किस तरह का नजर आएगा, फ्लूइड किस तरह का नजर आएगा, फैट किस तरह का नजर आएगा, कोई फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं, कोई डिसलोकेशन है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो वो किस तरह की आपको जो है वो एक्सरे के ऊपर नजर आएगी। X-ray image appearance, 5 basic opacities: hair, fat, soft tissue, bone, and metal. ठीक है जी, opaque opacity, an area that absorbs or scatters a large amount of X-ray beams before they reach the detector, appear whiter on an X-ray. ठीक है, अब वो एरिया यानी कि वो सॉफ्ट टिश्यू या जो भी एरिया है, वो हेयर भी हो सकती है, वो फैट भी हो सकता है, वो सॉफ्ट टिश्यू भी हो सकता है, वो एरिया जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है या स्कैटर कर लेता है सारी ही एक्सरे बीम को, ठीक है ना, वो सारा एब्जॉर्ब कर देगा या उस क्या करेगा, उसको स्कैटर कर देगा, ठीक है, अपने तक नहीं आने देगा, ठीक है, यानी कि डिटेक्टर तक नहीं जाने देगा, आपके पास रेज आएंगी या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या वो उसको स्कैटर कर देगा, ठीक है, और वो डिटेक्टर तक नहीं जाने देगा, तो वो क्या होगा, वो अपीयर होगा क्या, वाइट, ठीक है। इसी तरह से एन एरिया वेयर एन एक्सरे बीम पास थ्रू विदाउट इंटरफेरेंस टू रीच द डिटेक्टर अपीयर ब्लैकर ऑन एन एक्सरे, ठीक है। तो ये हो गया ओपेसिटी, वो एरिया जो कि रेज सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम कहते हैं ओपेसिटी। और लूसेंट या लूसेंसी क्या होती है कि वो एरिया जो कि सारी रेज इजीली उससे पास हो जाएंगी और पास करके डिटेक्टर तक चली जाएंगी, ठीक है, और वो एरिया किस तरह का नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। थिकनेस ऑफ टिश्यू आल्सो इफेक्ट एक्सरे एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी, टिश्यू की थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि एक्सरे से वो एक्सरे कितनी उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगी और किस तरह का इमेज है वो आपको आएगा, ठीक है। ये आपको ज्यादा आगे जाके मैं आपको क्लियर करती हूँ। हाँ जी, ये पिक्चर से आपको ज्यादा बात समझ में आएगी जो मैंने अभी पीछे कही, ठीक है, कि डिफरेंट, ये देखिए डिफरेंट टिश्यूज है और हर टिश्यू की थिकनेस जो है वो डिफरेंट है, देखिए इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है और इससे ज्यादा थिकनेस है, ठीक है। तो अब जितनी थिकनेस कम होगी उतना क्या होगा, रेस जो है वो क्या होंगी, एक्सरेस ज्यादा जो है वो उससे पास करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे थिकनेस जो है वो ज्यादा होती जाएगी उतनी ज्यादा जो है वो क्या होगा, रेज जो है वो उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं radio density is a representation of the relative tissue density based on the appearance of the tone of the tissue. The following structures may be found on a medical radiograph in order for increasing radio density. ठीक है जी, अब ये हमने देख लिया पीछे कि जिस तरह थिकनेस ज्यादा होती जाती है उतना उतना क्या होता है, रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कम होती जाती है और हमारे पास किस तरह का इमेज आता जाता है, ठीक है जी। जहाँ सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है ब्लैक, फिर डार्कर ग्रे, फिर उससे कम ग्रे, ठीक है ना, मिडिल सा ग्रे है, फिर लाइट ग्रे और फिर व्हाइट इमेज आता है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, एयर जो है ब्लैक अपीयर्स ऑफन सीन इन स्ट्रक्चर सच एज द लंग्स, वॉवल्स, ट्रेकिया, ठीक है जी। जब आप लंग्स, वॉवल्स या ट्रेकिया को अगर एक्सरे में देखेंगे तो वो आपको किस तरह का नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। देन फैट, ग्रे डार्क अपीयरेंस ऑफन सीन इन स्ट्रक्चर सच एज थिकर एडिपोज टिश्यूज, ठीक है जी। फैट आपको पता है जो एडिपोज टिश्यूज है वो हमारे पास किस तरह के नजर आएंगे, डार्क ग्रे कलर के नजर आएंगे। इसी तरह से मसल, टेंडन, ऑर्गन टिश्यू अपीयर्स न्यूट्रल और माइल्ड ग्रे, ठीक है जी। या तो माइल्ड ग्रे के नजर के आएंगे या फिर ये है कि या तो वो जो है वो डार्क आपको ग्रे, व्हाइट और ब्लैक उनका दरमियान का कोई इमेज इसमें नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद बोन, इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक्सरे पे जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इतना अच्छा क्लियर नजर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि देखिए या तो वो न्यूट्रल नजर आएगा या फिर माइल्ड ग्रे नजर आएगा, इसलिए हम ज्यादा अच्छा इमेज लेना हो तो हम फिर पेशेंट को क्या करते हैं, एमआरआई जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। देन बोन, कैंसरस बोन appears as light gray while cortical bone appears as white, ठीक है जी। उसके बाद मेटल, white appearance often seen in structures such as jewelry, dental fillings और other orthopedic hardware, ठीक है जी। कोई मेटल होगी वो हमें किस तरह की नजर आएगी, बिल्कुल व्हाइट कलर की नजर आएगी। अब ये इमेज अगर आप देखेंगे तो आपको जो मैंने अभी बात समझाई है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एयर किस तरह की नजर आएगी, ब्लैक नजर आएगी। कोई भी फैट है, एडिपोज टिश्यू है, वो आपको उससे थोड़ा सा जो है वो डार्क, लेस डार्क नजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सॉफ्ट टिश्यूज है, टेंडन है, मसल्स है, वो मैंने आपको बताया या तो न्यूट्रल नजर आएंगे या तो किस तरह के नजर आएंगे, आपको इस तरह से माइल्ड ग्रे नजर आएंगे, ठीक है जी। जो बोन है वो बेसिकली हमारे पास लाइट ग्रे कलर की नजर आएगी, ठीक है। और जो मेटल है या कोई भी हार्डवेयर है, कोई ज्वेलरी वगैरह का पीस है, तो वो किस तरह का नजर आएगा, आपको व्हाइट कलर का इमेज नजर आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली एक इमेज है बेटा जो आप देखेंगे तो शायद आपको और बात क्लियर हो जाए जो मैंने समझाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो एयर है ये ब्लैक नजर आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज अटैच थे जॉइंट के साथ वो हमारे पास इस तरह के नजर आ रहे हैं, जो है वो बेसिकली आपको माइल्ड ग्रे कलर की नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जो फैट है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर की नजर आ रही है, ओके। और जो बोन है वो आपको
वाइट या फिर जो है वो लाइटर ग्रे शेड में जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, तो अब आप जो है जब एक्सरे देखेंगे तो ये आपने पॉइंट जो है वो जरूर नोट कर लेंगे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये बात देखिए चेस्ट एक्सरे में मैंने आपको बताया था कि एयर ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, लंग्स में एयर होती है तो ये ब्लैक नजर आ रही है। ठीक है, अब आप अक्सर देखेंगे कि कुछ पेशेंट को जब इन्फेक्शन हुआ होता है तो ये सारा यहाँ पे व्हाइट हुआ होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी भी हुई होती है, कोविड की पेशेंट्स में आपने देखा सारा सफेद सफेद हुआ होता है, सारा जो है वो पेशेंट जो है वो उसका जो कैपेसिटी है वो सारी डिस्टर्ब हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे सारा जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड किया होता है। इसी तरह से अभी बोन्स भी हमारे पास ठीक है रिब्स हैं, या आप देखें किस तरह से नजर आ रही है आपको लाइटर सा ग्रे शेड दी है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है या कोई ऑर्गन है पड़ा हुआ, जैसे कि आपको यहाँ पे हार्ट भी नजर आएगा, तो वो जो है वो हमारे पास जो है वो अगेन जो है वो एक लाइट सा ग्रेश जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, तो ये डिपेंड भी कर रहा होता है वैसे पेशेंट आपके पास कभी कभी होता है कि उन्होंने किसी प्रॉपर जगह से अगर एक्सरे नहीं करवाया होगा तो आपके पास बड़ा एक ब्लर सा इमेज एक्सरे आ रहा होता है। ठीक है, अब आप हम अक्सर होता है कि जी रिकमेंड कर रहे होता है कि आप किसी लैब से करवाते हैं। ठीक है, उसका ये पर्पस होता है कि कुछ लैब्स जो होती है उनके पास मशीन्स जो होती हैं वो प्रॉपरली जो है वो इक्विपमेंट के साथ नहीं होती हैं। ठीक है, या वो चीप होती है मशीन्स और इस वजह से वो प्रॉपर इमेज जो है वो नहीं दे रही होती। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि हमें सारा कुछ व्हाइट नजर आ रहा होगा या सारा कुछ ब्लैक नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट आपके पास इस तरह के एक्सरेज लेके आता है। स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो है वो या तो पुरानी मशीनरीज पड़ी हुई है। ठीक है, या वो प्रॉपर वर्क में नहीं है मशीन, तो वो फिर आपको क्लियर इमेज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो मैंने आपको बेसिकली रूल बताया है, ठीक है, थिकनेस वाला कि जितनी ज्यादा थिकनेस होती जाएगी उसकी एब्जॉर्प्शन के साथ, ये आपने जो है वो याद रखना है। तो जब आपको ये याद रहेगा रूल तो आपको इजीली जो है वो क्या होगा डिटेक्ट कर सकेंगे एक्सरे को। ठीक है जी, उसके बाद आ रहा था आस्किंग फॉर एन एक्सरे। बिफोर आस्किंग फॉर एन एक्सरे द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, बोथ एपी एंड लैटरल व्यूज शुड बी टेकन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है जी, अब एक्सरे के डिफरेंट व्यूज होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, लैटरल व्यू होता है। ठीक है, तो यूजली होता है कि हम पेशेंट को एक व्यू नहीं देते, हमेशा आप कंट्रास्ट करते हैं, मतलब दो व्यूज जो है वो पेशेंट से हम ले लेते हैं। ठीक है, या आप एपी और लैटरल ले लें या फिर आप लैटरल या ओब्लिक साथ ले लें या फिर एपी और ओब्लिक ले लें, तो सिर्फ एक व्यू में आप उसका जॉइंट को जो है वो एग्जामिन ना करें। देन स्पेशल व्यूज इन सम केसेस शो द फ्रैक्चर बेटर। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ स्पेशल व्यूज होते हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कुछ जो है वो पैथोलॉजीज के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। एक्सरे रिक्विजिशन मस्ट स्पेसिफाई द एरिया ऑफ सस्पेंशन। ठीक है जी, अब ये जो है वो बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है कि जो भी जहाँ पे पेशेंट की जो पैथोलॉजी है अगर उसने उसके ऊपर फोकस करके एक्सरे नहीं लिया तो क्या होगा कि आपको स्पेसिफिकली जो डायग्नोसिस है वो आप फिर उसको नहीं बना सकेंगे। X-ray of the pelvis with both hips should be asked for in all cases of suspected pelvic injury। ठीक है जी, अगर पेशेंट को कोई भी पेल्विस की इंजरी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आप सिंपल एक अगर राइट साइड में उसको पेन है तो राइट हिप का जो है वो सिर्फ एक्सरे रिकमेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेल्विक की इंजरी है तो पेल्विस बोन आपको पता है कि जो है उसके साथ हिप के साथ अटैच हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक साइड इफेक्टेड है तो दूसरी साइड भी इफेक्ट हुआ होगा। तो आपने कुछ इस तरह की कंडीशन होती हैं जिसमें आपने बायलैटरल जो है वो जरूर जो है रिकमेंडेशन देनी होती है। ठीक है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास अगर आता है लंबर में रीजन में उसको पेन है तो हम ये तो नहीं कहते कि सिर्फ लंबोसेक्रल आप एक्सरे करा के दें। ठीक है, ज्यादा अच्छी चीज होती है कि आप उसमें कि आप होल स्पाइन अगर उसकी जो है वो उसमें कवर हो जाए। ठीक है, या आप उसको लंबोसेक्रल भी दे दें और सर्वाइकल भी देख लें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक स्पाइन एक साथ अटैच है तो हमने देखना होगा कि ऊपर और नीचे में जो है वो क्या चेंजेस आ रही है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। Then for an X-ray evaluation of the hands and feet, anterolateral and oblique views, not lateral, are required। ठीक है जी, अब कुछ बॉडी के जॉइंट्स हैं जैसे कि हमारे पास हैंड्स हैं या फीट है जो कि बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ जॉइंट्स जैसे कि हमारे पास जो रेडियो अल्नर जॉइंट है, ठीक है, या हम रेडियल जॉइंट है, उसके लिए हम पेशेंट को जो है वो क्या कहते हैं प्रेफर करते हैं हम एंटीरोलैटरल और ओब्लिक व्यू को जो है वो कंपेयर करें रादर देन हम उसका लैटरल व्यू जो है वो लें। ठीक है जी, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि अगर हैंड्स और फीट को एग्जामिनेशन करना हो तो मोस्ट प्रेफरेबली यूज जो है वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि लैटरल को हम प्रेफर नहीं करते, ओब्लिक और एंटीरो लैटरल को जो है हम प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, या एंटीरो पोस्टीरियर और ओब्लिक को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। Points to remember are rules in X-ray, better no X-ray than one view X-ray। ठीक है जी, यानी कि आपने अगर पेशेंट को सिर्फ एक व्यू के लिए कह दिया है, एंटीरो पोस्टीरियर कह दिया, तो उससे बेहतर है कि आप पेशेंट से का एक्सरे लें ना, क्योंकि एक व्यू में आपको कभी भी एक्सरे जो है वो प्रॉपर जो है वो इमेज नहीं दिखाएगा या प्रॉपर पैथोलॉजी नहीं बताएगा। X-ray is a shadow, it conceals and distorts, hence interpret X-ray with caution। ठीक है जी, तो उसके बाद जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि अगर जो है वो प्रॉपरली एक्सरे नहीं किया होगा तो क्या होगा कि आपको
प्रॉपरली इमेज नहीं नजर आएगा। तो ये नहीं है कि पेशेंट का इमेज एक्सरे का क्लियर नहीं है और आपने उसकी बेस पे जो है वो कोई क्या करती है डायग्नोसिस पेशेंट का बनाती है। ठीक है, तो आपने उसको जो है वो देख लेना है। अ जॉइंट अबव एंड जॉइंट बिलो शुड बी इंक्लूडेड विद द फ्रैक्चर अंडर स्टडी। ठीक है जी, कोई भी जहाँ फ्रैक्चर होता है तो डेफिनेटली वहाँ कोई पेशेंट की ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। ठीक है, कोई पाँव मुड़ा होगा, कहीं गिरा होगा, हिस्ट्री फॉल की होगी, तो वहाँ आपने कोशिश करनी होती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल एरियाज को जो है भी आप साथ जरूर अंडर एग्जामिनेशन कर लें। देन द फ्रैक्चर शुड बी इन द मिडल ऑफ द फिल्म। ठीक है जी, ये रेडियोलॉजिस्ट का काम है कि जो फ्रैक्चर है उसने जो उसका इमेज लिया है वो प्रॉपर्ली उसने लिया हो। एक्सपोजर शुड बी एडिक्वेट एंड द सॉफ्ट टिश्यू शैडो बी डिलिनेटेड प्रॉपर्ली। ठीक है जी, अगेन वही बात है कि ये जो है वो रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसने किस तरह से प्रॉपर्ली उसको एक्सपोज किया था एरिया को जिसपे पेशेंट को कोई पैथोलॉजी थी या नहीं। ठीक है, देन एक्सरे शुड बी रीड बाय होल्डिंग द फिल्म इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है जी, आपने हमेशा उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ही करना है क्योंकि डेफिनेटली अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं पकड़ेंगे तो फिर आप उसकी प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर सकेंगे। अवॉइड अननेसेसरी एक्सरेज। ठीक है जी, मैंने आपको डे 1 पे कहा हुआ है कि हमने अननेसेसरी एक्सरेज पेशेंट को नहीं कहने होते, आपने उसको वैल्यूएट करना होता है, नेसेसरी हो तो ही रिकमेंड करना होता है। चेक एक्सरेज आर टू बी टेकन विदाउट डिस्टर्बिंग द प्लास्टर कास्ट। ठीक है जी, अगर जो पेशेंट को जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और उसको कोई प्लास्टर लगा हुआ है, पीओपी कास्ट लगी हुई है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि उस कास्ट को रिमूव नहीं करते बल्कि उस कास्ट के साथ ही जो है वो एक्सरेज का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि पेशेंट आता है फ्रैक्चर के साथ जी, फ्रैक्चर का पेशेंट होता है। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं जी आप जाके एक्सरे करवा के लाए, वो एक्सरे करवा के आते हैं, एक्सरे में पता चलता है फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो प्लास्टर लगा देते हैं, पीओपी कास्ट लगा देते हैं, 4 हफ्ते के लिए लगाइए, 6 हफ्ते के लिए लगाइए। उसके बाद जब वो दोबारा डॉक्टर के पास आते हैं वो कहते हैं अभी आप पहले अपना एक्सरे करवाते हैं। जब वो एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में देखते हैं कैलस बन गई है, फ्रैक्चर हील हो गया है, तो फिर उसके बाद कास्ट उतारते हैं। अगर लगता है कि फ्रैक्चर हील नहीं हुआ तो फिर क्या करते हैं, कास्ट नहीं उतारते। ठीक है, तो अगर आप ऐसे है कि पेशेंट आपके पास आया हुआ है और आपको कहे कि 4 हफ्ते बाद तो मैं प्लास्टर उतार दूंगा और वो खुद ही से आपके पास उतार के आ गया प्लास्टर, ठीक है, या उन्होंने कहीं और से रिमूव करवा लिया और आपके पास आ गया, तो ये आपका काम है कि उसको इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो आप जरूर दें। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको जरूर याद होने चाहिए एक्सरे से रिलेटेड। देन रूल ऑफ 2। अब रूल ऑफ 2 क्या है जी, 2 व्यूज, हमने 2 व्यूज हमेशा लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले बता दिया कि आप इससे बेहतर है कि पेशेंट को एक्सरे ही ना रेफर करें, आपने उसको 2 व्यूज हमेशा कहना है, एपी और लैटरल कह दें, ठीक है, एपी या ओब्लिक कह दें, लेकिन 2 व्यूज होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो किस कंडीशन के साथ आपके पास आया और कौन सा जॉइंट है उसका। देन 2 जॉइंट्स जॉइंट अबव एंड बिलो, वही मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिकली जब फ्रैक्चर हुआ हो तो हमने प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों जॉइंट्स को जो है वो यूज जरूर करना है। ठीक है, और स्पेसिफिकली एक तो फ्रैक्चर, उसके अलावा एजेंट लोगों में अगर कोई ट्रॉमा या फॉल की हिस्ट्री है तो उसमें भी हम जरूर जो है वो ये देखते हैं। देन 2 ओपिनियंस रिपीट एक्सरे। ठीक है जी, पेशेंट आपके पास जो है वो जो आपने कंपैरिजन स्टडीज है बेसिकली वो जरूर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रीवियस और पोस्ट ट्रीटमेंट वो दोनों जो है वो उसको आप जरूर कंपेयर कर लें। ठीक है जी, 2 लिम्स कंपेयर। ठीक है जी, 2 लिम्स हैं उनको भी आपने हमेशा कंपेयर कर लेना। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कोई पेल्विस की इंजरी है तो आपने सिर्फ ये नहीं है कि राइट साइड पे हिप की इंजरी है तो राइट साइड का ही लेना एक्सरे। ठीक है, आपने कंप्लीट पेल्विस का एक्सरे कहना है पेशेंट को, और राइट और लेफ्ट दोनों को जो है वो फिर आपस में कंपेयर कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन का कभी कभी ये फायदा होता है कि कभी कभी पेशेंट की बोन्स जो है वो वैसे ही पोरस होती हैं। ठीक है, या उसमें जो है वो पोरस होने की वजह से व्हाइट लाइंस अपीयर हो होती है। ठीक है, तो वो हमें व्हाइट लाइंस कभी कभी इस तरह के एक्सरे या कोई और जो है वो हमें जो है वो इमेज दे रही होती है। ठीक है, तो उसको मजीद जो है वो रूल आउट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों को जो है वो कंपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बेटा आपको ये रूल ऑफ 2 भी याद होना चाहिए और जो मैंने आपको रिमेनिंग रूल्स बताए हैं वो भी जरूर याद होना चाहिए। Okay. Reading an X-ray view box should be used in all cases. If a fracture or disease must or one must make note of the following points. Which X-ray view box मुझे क्या आपने देखा होगा कि जो X-ray जो है वो एक आपके पास X-ray view box होता है, उसके अंदर लाइट ऑन करके X-ray को हमेशा उसके अंदर आप व्यू करें। ठीक है, which bone is affected। ठीक है जी, ये जरूर देखें। जरूरी नहीं है कि पेशेंट आपको जिस साइड पे पेन कह रहा है उसी साइड पे ही पेन होगी, तो उसी साइड पे ही बोन इफेक्टेड होगी। ठीक है, कभी कभी होता है कि पेशेंट जो है वो फ्रैक्चर के साथ भी आपके पास फुल वेट बेरिंग के साथ आ रहा है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द बोन इज अफेक्टेड, शैफ्ट एटसेट्रा। ठीक है जी, बोन हमने डिटेक्ट कर ली कि ये वाली बोन है, उसके बाद देखिए कि उस बोन का कौन सा पार्ट है, शैफ्ट है जो है वो कौन सा पार्ट है उसका। ठीक है जी, उसके बाद एट व्हाट लेवल इज द फ्रैक्चर, वेदर द फ्रैक्चर इज इन द अपर मिडिल और लोअर थर्ड। ओके, उसके बाद बोन देख लिया, बोन के बाद देख लिया बोन का कौन सा पार्ट है, उस पार्ट के अंदर फर्दर देखें कि वो फ्रैक्चर जो है वो किस लेवल पे है। ठीक है, अपर साइड पे है, मिडिल साइड पे है या लोअर साइड पे है। देन
व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है जी, पैटर्न क्या है इसका, या फिर जो उसका टाइप है कौन सी है फ्रैक्चर की। देन इज द फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड, ठीक है जी, अब हम आगे जाके फ्रैक्चर पढ़ेंगे तो डिस्प्लेस्ड और नॉन डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें बोन डिस्प्लेस हो जाए बिल्कुल अपनी जगह से, उसको हम डिस्प्लेस कहते हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं छोटा सा कनेक्शन रह जाए उसको हम नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद इज द फ्रैक्चर एक्सटेंडेड टू नियर बाय जॉइंट्स, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमें जरूरी होता है कि अबव और बिलो का जो है वो एक्सरे इमेज जरूर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट की बोन्स ऑलरेडी वीक थी, डिजनरेटिव थी, पोरस थी, तो वो एक्सरे जो लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि बोन है ना, हड्डी में क्रैक आ गया तो वो क्रैक जो है वो ऊपर तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डज द अंडरलाइंग बोन अपीयर पैथोलॉजिकल लाइक सिस्ट, एब्नॉर्मल टेक्सचर ऑफ द होल बोन एटसेट्रा, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई बोन के अंदर ऑलरेडी कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं है, ठीक है, ये भी आपने साथ जरूर देखनी है, ठीक है, ये नहीं है जरूर पेशेंट आपके पास आया तो आपने सिर्फ फ्रैक्चर के ऊपर ही फोकस करना है, फ्रैक्चर के साथ साथ आपने फ्रैक्चर की भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस देखनी है, कौन सी टाइप का फ्रैक्चर है, उनको कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, डिस्प्लेस्ड है, नॉन डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, उसके साथ साथ अबव एंड बिलो भी देखें, ठीक है, उसके साथ ओवरऑल बोन की जो हेल्थ है, ठीक है, जो हेल्थ स्टेटस है बोन का वो भी देखें। उसके बाद इज इट अ फ्रेश और एन ओल्ड फ्रैक्चर, ठीक है, उसके बाद आप ये जरूर देखें कि पेशेंट को जो भी आपके पास फ्रैक्चर के साथ आया है, ये उसका अभी रिसेंटली इंजरी का बाद उसने आप एक्सरे करवा के आपके पास फ्रैक्चर के साथ आया है कि प्रीवियस है, ठीक है, यानी कि आप ये जरूर देख लें कि एक्सरे जो है वो उसके ऊपर डेट क्या मेंशन हुई है। ओके, आई थिंक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है जी बेटा। एक्सरे के व्यूज होते हैं, कुछ इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है जिसको हम एटी व्यू कहते हैं, पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू भी होता है, लैटरल व्यू होता है, ओब्लीक व्यू होता है, और सब स्पेशल व्यूज होते हैं जो कि कुछ स्पेशल केसेस में ही जो है वो हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो आई थिंक ये लेक्चर जो है वो हमारा, इसको हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है वो फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने जो है वो बेसिकली, अगर मैं आपको आज के लेक्चर की समरी बताऊं तो हमने देख लिया कि एक्सरेज जो है वो, तो हमने देखा कि रोल क्या है डायग्नोस्टिक इमेजिंग एंड रेडियोलॉजी का रिहैबिलिटेशन के अंदर, ठीक है, मैंने आपको कुछ जनरल पॉइंट्स बताए हैं उसमें, और उसके अलावा हमने उसको क्लिनिकल और रिसर्च रीजंस के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक्सरेज जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, शॉर्टर वेवलेंथ के साथ होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, रोटेंशन ने इनको डिस्कवर किया था। फिर जो पहले के एक्सरे इमेजेस थे और अब का जो एक्सरे इमेजेस हमारे पास फिल्म्स आती हैं उसमें कितनी ज्यादा जो है वो मॉडिफिकेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देख लिया कि जी एक्सरे मशीन्स जो हैं आपके पास, वो मैंने आपको बताया कि मैंने तो आपको स्टैंडर्ड दिखाई है, इसके अलावा हमारे पास और इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो हो रही है, ठीक है। बट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पार्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हमने देखा है कि एक ट्यूब होती है, एनर्जी सप्लाई लगा हुआ होता है, ठीक है, वहां से जो है वो फिलामेंट होता है, फिलामेंट हीटेड अप होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, एनोड की तरफ रश करते हैं, वहां से फिर क्या होता है जो एक्सरे जो है वो एमिट होती है थ्रू द पैनल या फिर जो है वो विंडो के थ्रू, ठीक है। इस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। सेकंड, फिर मैंने आपको कुछ यूजेस बताए हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े थे कि डिजनरेटिव चेंजेस को देखने के लिए, फ्रैक्चर्स को देखने के लिए, एट टाइम्स हम सॉफ्ट टिश्यू एनॉमलीज को देखने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डायग्नोस्टिक में और थेराप्यूटिक में, ठीक है। डायग्नोस्टिक हम काफी ज्यादा डिटेल में कर चुके हैं, थेराप्यूटिक में जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो कीमोथेरेपी में रेज यूज कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास गैमा रेज और एक्स रेज ही होती है, ठीक है जी। अभी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप बताएं कि कैंसर जो सॉरी एक्सरे जो है वो उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, थेराप्यूटिकली हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप मुझे बता देंगे कि कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स को या मेलिग्नेंट सेल्स को किल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन फिर आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं या कुछ रूल्स बताए हैं, ठीक है, जो आपने अंडर जो है वो माइंड में रखने हैं व्हाइल रीडिंग द एक्सरे, ठीक है, कि जो है वो आपने किस तरह के व्यूज होने चाहिए, बोन्स जो है वो कौन सी है, उसका अगर फ्रैक्चर हुआ हुआ है तो वो किस टाइप का फ्रैक्चर है, वो बोन किस पार्ट में फ्रैक्चर है, उसको दूसरे नॉर्मल पार्ट के साथ जरूर आप कंपेयर करें, ठीक है। बोन की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को या उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस को जो है वो भी साथ साथ जरूर देखें, ठीक है। और फिर व्यू जो है वो पेशेंट के आपने कौन कौन से जो है वो लेने हैं ये भी आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने रूल ऑफ टू को जो है वो देखा है कि आपने हमेशा दो जॉइंट्स देखने होते हैं, दो व्यूज लेने होते हैं, दो जो है वो कंपैरिजन करने होते हैं लिम्स के, ठीक है, ये सारे रूल्स होते हैं। इसके अलावा बच्चे हमने एक और चीज देखी है कि एक्सरे के ऊपर आपको किस तरह का जो टिश्यू है वो नजर आएगा, ठीक है। जितनी जिस तरह जो है वो थिकनेस ज्यादा होती जाती है, एब्जॉर्प्शन कम होती जाती है एक्सरे की, ठीक है, और उतना उतना जो है वो उसका कलर जो है वो लाइट होता जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि एयर की डार्क ब्लैक कलर की नजर आ रही थी, ठीक है, फिर आ गया हमारे पास फैट,
फिर आगे हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू, फिर आगे हमारे पास बोन, फिर आगे हमारे पास कोई मेटल इम्प्लांट। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ पॉइंट्स अभी आपको जैसे मैंने पिक्चर दिखाई है उससे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे को हम इंशाल्लाह अलग से डिटेल में जरूर देखेंगे। ये जो मैंने आपको फोकस किया हुआ है ये वाला लेक्चर, इसमें मैंने आपको ज्यादा जो बोन्स हैं उसके ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है तो आपका दोनों में ही जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है, बोन्स के एक्सरे में भी और चेस्ट एक्सरे में भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। आप में से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। मैम मुझे आपका लिंक नहीं आता। सॉरी बेटा, मैम मुझे आपका लिंक नहीं आता और मैं आपकी ना LMS पे इनरोल भी नहीं हूँ। मैंने आपको मेल भी की थी और मैम महीन शाद है ना, उनको भी ये मैंने मैंने उनको अस्का नदीम और मैम मेरी फ्रेंड भी है एमन लतीफ़। हम दोनों का इशू आ रहा है कि उन्होंने हमें C सेक्शन से ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन उसके बाद से ना मैम हमारे उसमें इनरोलमेंट आ रही है। मैंने मैम महीन शाद को कहा था कि वो हमें अनएनरोल कर दें, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मेल नहीं की। हाँ बेटा, दोबारा से मुझे एक दफा मेल कर दे। मैंने आपको मेरा पहले जीमेल पे तो ऐड कर दिया है, बट आपने ये लेकिन मैम हमें लिंक नहीं आता आपका। यस मैम, ना LMS मैंने भी उनको मेल किया है, ना मुझे LMS में इनरोल है ना ही मेल रिसीव हो रही है, बट पोर्टल पे आपका नेम शो हो रहा है। बेटा आपकी थोड़ा सा लाउडली बोले, मुझे ना आप लोगों की क्लासरूम में से आवाज बहुत कम आ रही है। मैम मेरा ये इशू है कि LMS में भी इनरोल नहीं है और मेल भी रिसीव नहीं हो रही। मैंने आपको मेल की है बट आपकी पोर्टल आवाज पे नहीं आ रही आपका है। ही नेम शो हो रहा है। आपके सेक्शन में हम तो आप अभी लिस्ट में देख लें कि हम आपके पास शो हो रहे हैं। अच्छा जी, मैं एमन लतीफ। यस मैम। हाँ जी बेटा, आप मेरे पोर्टल पे तो शो हो रही हैं। तो मैम हमें फिर LMS में भी एनरोल कर दें और वो जो आप मेल भेजती है उस लिस्ट में भी ऐड कर दें। ठीक है, एमन है तस्का बेटा, मैं आप लोगों को एनरोल कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है बेटा, मैम, आप थैंक यू लोग सो मच। ये भी देख लें। आई डोंट नो आप लोगों को क्यों इतना नॉन सीरियस है ये वाला सेक्शन, आप लोग क्लास प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब तक स्ट्रेंथ मेरे पास जो है वो हार्डली 20, 25, 28, 27 इस तरह से है। आप लोग देख लें जो से स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हैं वो प्रॉपर लें। ये सारे लेक्चर्स आपके मिस हो जाएंगे तो आप सब लोगों को जो है इसका फिर बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब्दुल बसीर दोतानी बेटा अनम्यूट करें। अब्दुल बसीर दोतानी। अब्दुल बसीर बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है तो आप लीव कर दें अगर आपकी क्लास है। और अब्दुल बसीर दोतानी बच्चे आप अनम्यूट करें। अब्दुल बसीर दोतानी बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, आपकी अटेंडेंस हो गई है। अटेंडेंस आपकी जूम पे ऑटोमेटिकली आ गई है, मैं वहीं से आपको मार्क कर दूंगी। अब्दुल बसीर बेटा, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली वो जूम से जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मैं वहां से ठीक है, मैं वहां से आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़ मैम। बच्चों बेटा, अब्दुल बसीर आपकी वजह से मैंने अब तक क्लास एंड नहीं किया। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग इन द क्लास व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर टीचर? हाफिज मैम। किसका ये बॉयफ्रेंड है? आप में से कोई फेमिलियर है स्टूडेंट के साथ? बॉयज? जी मैम। नो मैम। नहीं है? चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, आप लोग लीव कर दें। थैंक यू सो मच। पढ़ के आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग। ठीक है।